क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है तो आपको जमीन पर रह करके ही मुकाबला कर पाएंगे। आप किसी भी तरीके से आप उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आप तो वर्शिप एक्ट है एक, किन परिस्थितियों में वो मंदिर कहाँ निकल रहा है, किसका घर था वो। तो इसीलिए मैंने कहा हमें खोदना नहीं है, अभी खोद देने वाले लोग इस देश का सौहार्द खोद ईवीएम से ही हरा करके ईवीएम हटाऊंगा। और मैंने लोकसभा में कहा कि अगर मेरी 80 से 80 लोकसभा जीत जाऊंगा तब भी मैं ईवीएम को हटाने के लिए आह्वान करूंगा। जय श्री राम मित्रों, इस इंटरव्यू में अंजना ओम कश्यप ने अखिलेश यादव से कुछ ऐसे तीखे सवाल किए जिसका जवाब अखिलेश यादव के पास खुद नहीं था और अखिलेश यादव की बोलती एकदम बंद हो गई। और अखिलेश यादव ने यह बात खुद स्वीकार कर ली कि चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल पर काम करती है उस तरह से और भी पार्टियों को काम करना होगा, तभी वो बीजेपी को टक्कर दे पाएंगी और जीत पाएंगी। और अखिलेश यादव इस हार से इतना हताश हो गए हैं कि उन्होंने उपचुनाव में बीजेपी की जीत की वजह पुलिस प्रशासन बता दिया। अभी सफाई के दौरान संभल में 500 साल पुराना हनुमान जी का और शंकर जी का जो मंदिर मिला है उस पर अखिलेश यादव की क्या प्रतिक्रिया है ये देखना आपको बहुत जरूरी है। और ईवीएम जैसे मुद्दों पर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जैसे मुद्दों पर और इलेक्शन कमीशन पर अखिलेश यादव की क्या प्रतिक्रिया है ये देख करके आपके होश उड़ने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ इस इंटरव्यू को लास्ट तक पूरा देखिएगा। वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने किसानों के लिए कहा था कि हम आपकी आय दोगुनी कर देंगे। अर्थव्यवस्था को अगर आप विकसित भारत तक पहुंचाना चाहते हैं तो बिना किसान की आय बढ़ाए आप दुनिया में विकसित भारत कैसे बनाएंगे। और जिस देश में इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी हो, जहां अग्निवीर जैसी नौकरी आधी अधूरी नौकरी हो, तो वहां पर नौजवानों का भविष्य क्या होगा। आज का नौजवान सपने देख रहा है, एक अच्छी नौकरी मिल जाए, सम्मान का उसको रोजगार मिल जाए, वो सपने देख रहा है। आज कोई भी सरकार कोई बात छिपा नहीं सकती है। आज के जो युग में हम जिस तरीके से जी रहे हैं, हर चीजें हर एक को पता है। कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। तो अभी भी उन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी ने नहीं ढूंढा है। महंगाई का सवाल वैसा ही का वैसा है जैसे पहले था। कोई परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के फैसलों में नहीं आया है और उन फैसलों पर चर्चा ना हो, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके नए नए मुद्दे लेकर के आती है जिससे कि बुनियादी जो सवाल है उन पर चर्चा ना हो। क्या बोल रहा है? क्लियर बोल। हरियाणा में बीजेपी की जीत का एनालिसिस आपकी नजर में क्या है? क्या कांग्रेस पार्टी से कोई चूक हुई या बीजेपी ने कुछ ऐसा ट्रम्प कार्ड खेला कि उनकी जीत हुई? क्योंकि हरियाणा का चुनाव दिल्ली के करीब, बिल्कुल करीब चुनाव था। मेरी किसी समीक्षा से कोई बदलाव नहीं होना है, लेकिन मैंने कई चैनल और कई यूट्यूबर्स का जो समीक्षा करने का तरीका देखा और उनकी जो सूचनाएं और जानकारी थी, मैं समझता हूं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है तो आपको जमीन पर रह करके ही मुकाबला कर पाएंगे। आप किसी भी तरीके से आप उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, आपको जमीन पर ही रहना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है, कई समीक्षाओं में ये बात निकल करके आई कि जो प्रत्याशी लड़ रहे थे भाजपा के, एक तो सिंबल पे था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कितने अन्य प्रत्याशियों को चुनाव लड़ा रही थी ये किसी को नहीं पता था। लेकिन बीजेपी का जो जमीन पर काम करने का तरीका है, कम से कम उससे बेहतर काम दूसरे दलों को करना पड़ेगा, तभी आप कामयाब होंगे। मस्त प्लान है। और उत्तर प्रदेश जैसी जगह पर जिस समय समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा बना करके भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया, उसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितना भी पीडीए मजबूत होगा उतना ही सांप्रदायिक राजनीति भारतीय जनता पार्टी करेगी। कटेंगे तो कटेंगे। आपने एक बार कहा था कि बीजेपी के लेबोरेटरी में पहले यह नारा बना, फिर चुना गया कि किसके मुंह से बुलवाना है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुना गया। लेकिन ये नारा वो आगरा से शुरू करते हुए हरियाणा, महाराष्ट्र हर जगह लगा रहे थे। और बीजेपी कह रही है कि एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। हिंदू एकजुट हो गए हैं, वो जाति पर नहीं बटेंगे। मैंने इसीलिए कहा आपसे कि जितना पीडीए का नारा हम लोग मजबूत करेंगे उतना ही भारतीय जनता पार्टी की कम्युनल पॉलिटिक्स होगी। वो पीडीए के नारे से घबराए हुए हैं, पीडीए की एकजुटता से घबराए हुए हैं, पीडीए समाज के लोग एक साथ खड़े होकर के अपने हक अधिकार मांग रहे हैं, इसलिए डरे हुए हैं। जो नारा ये आपको सुनाई दे रहा है वो इसीलिए सुनाई दे रहा है क्योंकि वो सामाजिक न्याय पे बात नहीं करना चाहते हैं।
जिस तरीके से नौकरी रोजगार उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाना चाहिए था। और सोचिए देश के प्रधानमंत्री वहां हैं, अभी देश के प्रधानमंत्री जी कुंभ के आयोजन की तैयारियों को देखने गए थे, वहां पे शुरू होना है कुंभ। क्या सरकार ने 10 साल में, दिल्ली की सरकार ने और यूपी की सरकार ने गंगा को साफ कर दिया? क्या उन्होंने आपके पीडीए की काट खोज ली क्योंकि उपचुनाव में उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो? आपने इस तस्वीर में थोड़ी कमी छोड़ दी। जो अभी तस्वीर दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, उसमें आपने कमी छोड़ दी। अगर आप पुलिस को भी लगा देते बगल में तो शायद पूरी हो जाती तस्वीर। आज आप देख रहे होंगे ना, प्रदेश भर में जो माफिया पहले सत्ता को अपना सरपरस्त मानते थे कुछ नहीं, और आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है, क्या दुर्गति हो रही है उनकी, किस स्थिति में पहुंच रहे हैं, कैसे उनको सजा हो रही है, कैसे उनकी सजा होने पर आज प्रदेश भर में और देश भर में तालियां बजती हैं, लोग खुशहाली मनाते हैं कि इस पापी को सजा हो गई, अच्छा हुआ। आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लोकतंत्र में हमें वोट का अधिकार मिला है। इलेक्शन कमीशन हर बार ये प्रचार करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकलें, वोट डालें आकर के, वो इलेक्शन कमीशन सुनिश्चित कराता है। तो ये तस्वीर अधूरी है, अगर आप पुलिस की भी लगा देते तस्वीर तो ज्यादा अच्छा होता। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये तो आपने दिखा दिया कि हमने पीडीए में इनको टिकटें दी, इनको छोड़ दिया, इनको नहीं दे पाया। एक काम आप करिए मेरी मदद के लिए और देश की जनता की मदद के लिए। बीएलए, बीएलओ, सबसे छोटा अधिकारी होता है बीएलओ इलेक्शन कमीशन का, उसके बाद जिलाधिकारी तक कौन अधिकारी पोस्ट हुए थे इन पर, उसकी भी सूची इसी तरह जारी कर दोगे तो शायद आप लोकतंत्र की और आप पत्रकारिता की मदद करेंगे आप। लेकिन बहुत सारी जगह पर चुनाव पुलिस ने लड़ा, पुलिस ने लड़ाया और पुलिस ने वोट डाला। कि वहां पर रेगुलर जो स्क्रीनिंग हो रही थी उसमें एक मंदिर वहां पर मिला है, उसकी सफाई हो रही है, और 1975-76 से वो मंदिर बंद था, संभल की खबर है, वहां एक मंदिर मिला है। आप कहते हैं ये खोदने वाले हैं, सौहार्द खोद रहे हैं, लेकिन उसी में एक मंदिर वहां पर मिला है। आपकी प्रतिक्रिया? पहले तो आप हमारे देश की संस्कृति और घर परिवार के लोगों को समझिए। हर घर में मंदिर होता है, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके घर में मंदिर न हो। और कई बार हमने देखा है पुराने घरों में मंदिर बनाए गए हैं, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है एक, किन परिस्थितियों में वो मंदिर कहाँ निकल रहा है, किसका घर था वो। तो इसीलिए मैंने कहा हमें खोदना नहीं है, अभी खोद देने वाले लोग इस देश का सौहार्द खोद देंगे। कि हिंदू होकर भी गर तुमको प्रभु श्री राम न भाते हैं, पता करो क्या घर में तुम्हारे अब्दुल चचा आते हैं, पता करो क्या घर में तुम्हारे। और हमें खोदना नहीं है अभी, हमें नए रास्ते खोजने हैं। अगर आप विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो नए रास्ते खोज करके आप विकसित भारत की तरफ चलिए। आप ये खोद करके इसलिए राजनीति को बिगाड़ना चाहते हैं क्योंकि आप पीडीए की ताकत से घबराए हुए। मैंने फिर वही बात दोहराता हूं, जितना पीडीए एकजुट होगा उससे बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी कम्युनल पॉलिटिक्स करेगी। लेकिन आप एक नेता हैं, आप चुनाव लड़ते हैं, जीतने के लिए लड़ते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ते हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए लड़ते हैं। आपको पता है, आप कह रहे हैं ये खोद कर भेदभाव कर रहे हैं। अब उस खोदने का भी उपाय आप ही को निकालना होगा, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है इन कार्यकर्ताओं के प्रति। आप कह रहे हैं पुलिस चुनाव जितवाती है, उपचुनाव में, लेकिन हमने देखा इससे पहले भी जब आपकी सरकार थी तो जो सत्ता में रहता है उसके पक्ष में नतीजे आते हैं। ये मत कहिए आप। ज्यादातर राज्यों में, मैं आपकी सिर्फ नहीं कह रही, मैं आपसे सहमत हूं। फिर तो इसका मतलब चुनाव नहीं हुआ वो ठीक तरीके से। उपचुनाव में ऐसा देखा जाता है, ऐसा माना जाता है। इसकी भी काट आप ही को ढूंढनी है। ईवीएम में गड़बड़ी है, इसका भी काट आप ही को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इसी ईवीएम की बदौलत आप तीसरी सबसे बड़ी पार्टी देश की बने, 37 सीट आपको आई। तब क्या ईवीएम, तब क्या ये पुलिस नहीं थी? कौन सी बीजेपी चाहेगी कि वो नीतीश कुमार, आप जानते ही हैं नीतीश बाबू क्या है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के मोहताज रहे? ये बड़े सवाल हैं, और जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ईवीएम से ही, मैंने हमेशा ये कहा कि ईवीएम से ही हरा करके ईवीएम हटाऊंगा। और मैंने लोकसभा में कहा कि अगर मेरी 80 से 80 लोकसभा जीत जाऊंगा तब भी मैं ईवीएम को हटाने के लिए आह्वान करूंगा। हम और आप जो बैठे हैं, दुनिया के हम डेमोक्रेसीज को देखते हैं, बहुत सारे मुल्क जो डेवलप्ड हैं वो मुल्क ईवीएम क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? और जर्मनी जैसा देश
जो सबसे ताकतवर है कई मायनों में, वो अपने देश में ईवीएम इस्तेमाल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलता है। वो देश कहता है कि ईवीएम से अगर वोट पड़ेगा तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारे यहां लोग तो 80% की 60% लोग अनाज पर जीवन जी रहे हैं। इसलिए ईवीएम पे अगर एक वोट का भी भरोसा नहीं है तो हमें ईवीएम हटा देनी चाहिए। बैलेट पेपर के दौरान क्या होता था आपको भी याद और होगा? ईवीएम में क्या हो रहा है, अभी उत्तर प्रदेश के 9 इलेक्शन में क्या हुआ है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको अखिलेश यादव का ये इंटरव्यू? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है। और ऐसा ही और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।